जी धन्यवाद। अब नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुने भएको हाँ, हो। बहुत राम्रो राम्रो एकदम राम्रो हुन्छ अब नेपाल भारत राम्रो सम्बन्ध राम्रो राम्रो सुमधुर हुन्छ। सुमधुर अति मधुर। त्यसभए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भइसकेपछिको अवस्था कस्तो छ त नेपाल भारत सम्बन्धमा? और अच्छा होगा। प्रधानमंत्री प्रचंड बन गए। प्रचंड जी अनुभवी हैं, गद्दी का पहले अनुभव ले रखा है, छोड़ने का अनुभव हो गया। अब सारी नेपाल की जनता कैसे पीड़ित है ये उनको पता है, और इसलिए नेपाल का हल क्या है इतने दिनों में उन्होंने ये समझ लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और विशेष करके कांग्रेस के सहयोग से बने हैं और मधेश के लोगों ने भी उनका सहयोग दिया है, तो स्वाभाविक है कि लोगों को उनसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और मुझे ज़रूर लगता है कि वो जैसे उन्हें आते ही मरहम लगाना शुरू किया, मधेश के जिन लोगों का शहीद हो गए मधेश को समस्या समाधान होगा। उन्होंने उनको क्या सांत्वना राशि दे करके कुछ सांत्वना देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वो बैठ करके सब लोगों को साथ लेके चलने का उनका मेरा ख्याल से विचार है कि सब साथ ले चलें, सहमति बने। तो जब आदमी सहमत की कोशिश करेगा तो अच्छी मति भी आएगी, अच्छे काम भी होंगे। पॉलिटिकल एजेंडा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है ना, उसमें कैसे देखिए ऐसा है कि ऐसा है कि वेयर देयर इज ए विल, सुनिए, वेयर देयर इज एक सेकेंड ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो संविधान संशोधन से होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिना संविधान संशोधन के भी हो सकती हैं। और यदि कांग्रेस और राप्रपा या जो भी मधेसी दल और प्रचंड जी की पार्टी ये सब मिल कर के कोई कर विषय लाते हैं, अगर उसका दूसरा विरोध करेगा तो अकेला पड़ जाएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि वो सब कहीं सोचेंगे भी हम अकेले क्यों पड़े, सब मिल कर के काम करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो लोग गेन सोचते हैं। यूएमएल का अध्यक्ष चेयरमैन है ना केपी शर्मा ओली जी, अभी तक संविधान अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं है। नहीं ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी जी नहीं देखे ओली एक मिनट ओली जी प्रधानमंत्री रह चुके। अब उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई, जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई, तो उस पॉलिसी से कहीं न कहीं उनको व्यक्तिगत नुकसान हो गया। उस पॉलिसी के कारण उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। तो स्वाभाविक है वो सोचेंगे कि भाई जिससे सब लोग उनके साथ हो सकें, सारा देश उनके साथ हो सके। केवल पहाड़ और केवल मधेश बोलने से तो काम चलेगा नहीं, काम तो चलेगा देश बोलने से, न मधेश से बनेगा न पहाड़ से बनेगा। आपका बॉटम लाइन क्या है अभी? हमारा ये है कि नेपाल के सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूँ। बीजेपी का बॉटम लाइन चाहिए। मैंने बताया ना, बीजेपी का ये कहना है कि नेपाल में बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, और अभी डेमोक्रेसी नई है, उसको परिपक्व होने में समय लगता है। अब धीरे धीरे 6-7-8 साल हो गए हैं, तो इन वर्षों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियों से, कुछ न कुछ सीखने से आपने को सीखने को मिला है। तो अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि जहां वास्तव में कि स्थायी डेमोक्रेसी रहे और सब मिलजुल के रहें और वहां की शांति बने, तो सभी सोचेंगे। और वो भी देशभक्त हैं ओली जी, तो वो क्यों नहीं सोचेंगे कि मेरा देश अच्छा हो? क्यों नहीं सोचेंगे कि अगर हमने दल का जितना मुद्दा है ना, संविधान संशोधन कर उनको समस्या समाधान हो सकता है। आपको मालूम है अभी राजनीति मुद्दा में मैं जितना बहस कर रहा हूँ नया दिल्ली में भगत सिंह कोश्यारी के साथ, ऋषि देखो ना, देखो आप उसको लंबा क्यों ले जा रहे हैं? देखो क्या है कि कुछ चीज़ें 2/3 बहुमत की हो सकते हैं, कुछ चीज़ें पॉलिटिकल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें तो शुद्ध रूप से ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आप सुधार कर दीजिए तो उतने से बहुत सा काम हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें महत्व मिल जाता है, उतने से बहुत से काम होते हैं। फिर ठीक है भाई, 2/3 बहुमत होगा तो हमारे यहाँ भी बहुत से बिल पड़े रहते हैं। आप जानते हैं कितनी कठिनाई से हम बिल पास करते हैं, लेकिन करते हैं 2 साल से GST पड़ा था हमारा, करते सारे लोग साथ आ गए। पहले सब विरोध कर रहे थे, अब सारे लोगों ने GST पास किया कि नहीं किया मेरे यहाँ? तो ऐसे ही अगर कोई
कोई अच्छी बात होगी, नेशन के हित में होगी, तो आखिर ओली जी क्या कोई देश विरोधी थोड़े ही हैं। वो जो भी बात सोचते देश के लिए, पर उनका एंगल अपना, एक मिनट, उनका के बारे में भैया मैंने कहा ना, उनका एक अपना एंगल है। लेकिन जब सब लोग सोचने लगेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई देखो ये चीज़ कि थोड़ा सा झुकना चाहिए, थोड़ा सा अपना स्टैंड भी लो, थोड़ा सा झुको भी। जब गिव एंड टेक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको भी लगेगा मुद्दा वो कर लेंगे हल। मैं आप जटिल है ना। अरे देखिए ऋषि मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ कि नेपाल में संविधान बनेगा। सब लोग कहते थे नहीं बनेगा, आप भी कहते थे बनेगा, क्या मैं ये क्या बोलता था ना बनेगा, तो बना तो सही। फिर आप बोले आप संतुष्ट है कि नहीं, मैंने कहा चाहे संतुष्ट हूँ नहीं हूँ लेकिन कुछ तो बना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैंने आपसे बोला था कि नहीं। अब उस बेटर में से कुछ तो कुछ और अच्छी की ओर हो जा रहा है, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि बेटर की जगह बेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। होने के लिए तो अमेंडमेंट करना चाहिए, होगा, संशोधन करना चाहिए, होगा अपने आप करेंगे वो लोग, मेरे कहने की जरूरत थोड़ी, वहाँ खुद करेंगे। क्योंकि जो भी नेशन की आवश्यकता होगी सब वहाँ के लोग मिलजुल के करेंगे। सब पार्टी के बीच में कंसेंसस होगा नेपाल में, निश्चित रूप से होगा, क्यों नहीं होगा। जो अच्छी बात कोई करेगा, अगर मान लिया इतने भारी बहुमत से सारे लोग उसको एमपी बोल रहे हैं तो दूसरों को भी लगेगा। पॉलिटिकल आदमी तो फिर तो पॉलिटिकल सोचता है ना, वो सोचेगा भाई ये तो सबका फायदा ले रहे हैं और मैं एक तरफा पड़ जाऊंगा, तो सब एक को भी बोलेगा, हाँ बोलेगा। हमारे उत्तराखंड हम बना रहे थे तो उस समय जो है कांग्रेस विरोध में थी, दूसरे दल सपा विरोध में था, लेकिन आडवाणी जी की अपनी होशियारी थी, अटल जी की अपना होशियारी थी, जोशी जी की अपनी समझदारी थी, हमने मिलजुल करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया। सब सुने मेरी बात, जो सब विरोध कर रहे थे सब एक हो गए उसी में। तो इसलिए विरोध और ये तात्कालिक आदमी अपने सोच के हिसाब से होता है, पर अगर अपने अंदर देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, संपूर्ण राष्ट्र का भला चाहते हैं, तो फिर उसमें प्रचंड जी की तरह से सब हथियार भी डाल देते हैं, ठीक है नहीं, और शांति समझौता भी हो जाता है। जब इतनी बात हो सकती है तो ओली जी तो सुलझे हुए नेता हैं, वो क्यों नहीं सबको मिल बैठ करके एक साथ करेंगे। वो निश्चित रूप से अपनी पार्टी का हित देखेंगे, वो देखेंगे कि वही नहीं है जनता का हित में नेता का अभी तक नेपाल में इसीलिए काम किया है नहीं। देखिए उन्होंने अपने मुद्दे के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से किया है, लेकिन नेपाल की बहुत इच्छा है, नेपाल की बहुत आकांक्षा है, नेपाल में भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, कितनी ही चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है। अभी तक तो विकास नहीं हुआ, इसलिए नेपाल में जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास हुआ नहीं है, तो उस विकास के लिए ही ज़्यादा चिंता करेंगे। तो पहले शांति चाहिए, सहमति चाहिए, सब लोग साथ लेकर के बढ़ें तो होगा। अब तो बिगे समय का समझक है ना, नया दिल्ली में जितना अभी चर्चा परिचर्चा शुरू हो रहा है नेपाल भारत संबंध के बारे में, प्रधानमंत्री प्रचंड का विशेष दूत उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि भी अभी दिल्ली में है। आप बता दीजिए आज नेपाली जनता को, क्या नेपाल भारत संबंध सुमधुर बनाने के लिए विशेष दूत का भूमिका होगा कि नहीं? नहीं, देखिए ये काम, जो काम नेपाल का है या वहाँ के प्रतिनिधि कर रहे हैं, वहाँ के मंत्री कर रहे हैं, ये काम उनका है। वो कैसी होशियारी से, कैसी समझदारी से काम करते हैं, ये काम उनका है, मेरा काम नहीं है। मेरा अपना काम ये है कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये चाहती है कि नेपाल आगे बढ़े, नेपाल उन्नति करे, नेपाल में शांति हो, नेपाल सुरक्षित रहे, नेपाल समृद्ध हो। ये हमारे हृदय की सबकी इच्छा है, हर भारतीय की इच्छा है। लेकिन भाषण में ही है, लेकिन काम में विवाद, काम में देखिए जितना नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखें, ये देखिए, अगर मैं किसी दिन अगर आपको पूरा का पूरा चिट्ठा, ये मैंने नहीं लिखाया है कि आप चाहेंगे तो जो प्रोफेसर लोग हैं जो वहाँ के बारे में पिछले 20 साल से अध्ययन कर रहे हैं, अगर वो आपके सामने चिट्ठा खोलेंगे तो आपको लगेगा कि अगर भारत नहीं होता तो हम लोगों का तो हवाई अड्डा भी नहीं बनता पहला का पहला। आज तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहे, चीन भी आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है, लेकिन छोटी सी से लेकर बड़ी चीज़ तक भारत ने हमेशा सहयोग किया है। और भारत क्यों नहीं करेगा? भारत का तो अपने लोग हैं, वहाँ अपने सब लोग हैं, अपने संस्कृति के, अपनी सभ्यता के, अपने भाई हैं, उनकी रिश्तेदारी मेरे यहाँ, मेरी रिश्तेदारी उनके यहाँ है। तो इसलिए हम लोग कोई उन पर वो थोड़ी कृपा थोड़ी कर रहे हैं हम, और काफ़ी काम के जो अभी का जो रणनीति है ना, आपको मालूम है, योजना भी बनाया है सरकार ने, भूकंप पीड़ित जनता का विशेष राहत देना है, अभी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट करना, इसमें सफलता मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहले
इसको काम करना चाहिए। यूँ ही एक बार देश में शांति हो जाएगी, आपसी सहमति से थोड़ी दो समस्याएं जो थोड़ी बहुत बची हैं वो यूँ ही हल हो जाएंगी, तो मैं सोचता हूँ कि भारत का दुनिया आपके विकास के लिए दौड़ेगी, सहायता के लिए दौड़ेगी, सहयोग के लिए दौड़ेगी। और हम तो वैसे ही मैं सोचता हूँ कि हमारा हवाई जहाज से सामान आपके यहाँ पहले पहुँच गया वहाँ, बजाय आपके देश के। जब इतना बड़ा भूकंप आया तो हमको तो दर्द होता तो हम करेंगे। अभी तक जितना भी समस्या है, नेपाल भारत समस्या को समाधान करने के लिए सब में एक जिम्मेदारी बोध भी हो रहा है ना। अभी 1950 का संधि का रिव्यू के बारे में भी आपका भी दृष्टिकोण बाहर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब अभी प्रधानमंत्री है, उनमें इनका क्या क्या कैसे समस्या को समाधान? देखिए, आप जानते हैं कि चाहे 1985 की संधि हो, उसके बाद की बहुत सारी संधियाँ हुई होंगी, हमने हमारा स्पष्ट रुख है। हमने नेपाल के अपने ईपीजी के जो हमारे सम्मानीय साथी हैं, उन सब सम्मानीय साथियों से हमने कहा है कि आप इसका पूरा डिटेल स्टडी करिए, जहाँ कमी है, जहाँ सुधार चाहते हैं, जहाँ ख़त्म करना हो, आप उसको लेकर के आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब स्वयं कह गए कि भाई हम इसमें संशोधन के लिए तैयार बैठे हैं, तो स्वाभाविक है हमने तो वही बात करनी जो प्रधानमंत्री ने। संधि रिव्यू करने के लिए भारत तैयार है। हम 1985 का, अगर उससे पहले ही जब से विक्रमी संवत लागू हुआ तब से भी कोई संध्या आप लेके आए तो हम तो उन पर भी विचार करने को तैयार है। अब आप, मैं तो कह दूंगा, मैं तो अरे ऋषि, मैं तो कह रहा हूँ कि केवल विक्रमी संवत तो आप ही क्या चल रहा है ना। तो आज कितना है, 2072 है, कितना है, 73 है, कितना है, 73 हो गया। तो विक्रमी संवत तो एक आप ही लोग चला रहे हैं। तो इसलिए अगर आप विक्रमी संवत से पहले का कोई युधिष्ठिर के संवत का भी लाओगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा है, उसके कारण से हमारा इतिहास पूरा एक संस्कृति एक हमारे सामने आएगी। फिर हमको लगेगा कि हम तो भैया एक ही है। भारत दौरा में इस बारे में बातचीत होगा भारत भ्रमण के समय में? नहीं, अब ये प्रधानमंत्री ये दोनों प्रधानमंत्री देखो, क्योंकि संधि के और प्रचंड जी क्या बात करेंगे, सरकार क्या बात करेगी, ये तो संधि के बारे में एक बात सुनिए। देखे, ये जो सरकारी स्तर होता है, ये सरकारी स्तर पर बातचीत होती है, तो उसके सरकारी स्तर का मैं जिम्मा नहीं दे सकता। मैं तो व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि मुझे ग्रुप का सदस्य हूँ, एक मेरा ग्रुप का सदस्य हूँ, उस ग्रुप के सदस्य के नाते वहाँ के लोग भी और हम लोग भी और अधिक मधुर हों। सरकारी स्तर पर जो हो ही रहा है, तो गैर सरकारी स्तर पर प्रचंड से भी आप बात करेंगे? नहीं, प्रचंड जी से तो देखिए, इस पे कौन सी बात करनी है। प्रचंड जी तो वैसे स्वयं ही चाहते हैं कि भाई नेपाल में अच्छा हो, नेपाल का भला हो, ठीक है नहीं। उन्होंने कह दिया कि मैं भारत से मधुर संबंध बनाना चाहता हूं और हम भारत को जो है के बिना हमारा काम नहीं चलता, सब उन्होंने सब बोल दिया है। अब इसलिए क्या बोलेंगे वो? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं 1950 की संधि खारिज करने के लिए। देखो भाई, भारत के प्रधानमंत्री चाहे न चाहे, हमारा कहना है कि नेपाल जो चाहता है वो हमको बताए, पहले नेपाल ये बताए। हम तो कहते हैं कि वो नेपाल के प्रस्ताव चाहिए। ऋषि, ये 1950 ये सब इतिहास की बातें हैं। व्यवहार में क्या हो रहा है, आप हमारे यहाँ खुले रूप में आते हैं, हम आपका खुले रूप में जाते हैं। आपके नेपाल के कुछ नहीं तो 50 लाख से ऊपर लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, छोटा सा छोटा भी काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं। मेरे भी कुछ नहीं तो 2-4 लाख लोग यहाँ वहाँ काम कर रहे होंगे, हैं। तो इसलिए ये जब हमारा समझदारी तो सब अच्छा है, केवल नेतागिरी जैसा आपके नेपाल, मैंने आपको नेपाल में भी बोला था कि ये जो लोग एंटी इंडिया बोलते हैं, ये केवल एक मीडिया में छाने के लिए बोला जाता है। ये केवल एक थोड़े से एलिट वर्ग में शामिल है। बाकी सारे नेपाल के लोग प्रो भारत हैं, प्रो इंडियन, प्रो भारतीय हैं, पूर्ण रूप से भारत के साथ उनका अच्छा संबंध है। तो इसलिए इस प्रकार का कोई बीच में प्रश्न लाना आप ख़त्म करना चाहिए और करना चाहिए कि कैसे नेपाल की उन्नति हो और वहाँ के संविधान में अगर कुछ कमियां रह गई हो तो उनको दूर करो पहले, फिर उसके बाद नेपाल आगे बढ़े। ये विषय बहुत है। बस नए प्रधानमंत्री से आप मिलकर काम करना चाहता है भारत? हम हर नेपाली से मिलकर करना चाहते हैं। नया प्रधानमंत्री क्या सभी से मिलकर के, वो नेपाली नहीं क्या, हर नेपाली हम कहते हैं। विशेष सद्भाव, मैंने कहा ना, हम हर नेपाली से हमारा संबंध है, हर नेपाली हमारा प्रिय है। और इसलिए इसमें कोई व्यक्ति विशेष का तो सवाल ही नहीं उठता है। व्यक्ति विशेष क्यों ला रहे हैं बीच में? आपसे मेरा संबंध है कि नहीं, यहाँ बैठे इनसे संबंध है कि नहीं, है हमारे ओली साहब से संबंध है कि नहीं, प्रतिनिधि से संबंध है कि नहीं,
और इसीलिए आप जानते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ तो आप सब लोगों के लेकिन बीच। हिंदुत्व के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? हिंदू राष्ट्र चाहिए नेपाल में? देखो भाई, ऐसा है, नेपाल में 85% से ऊपर हिंदू लोग हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि अगर उनको हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाए तो क्या वो कल से कोई दूसरे राष्ट्र बन जाएंगे? तर सेकुलर राष्ट्र है अभी। हाँ, तो कह दो सेकुलर राष्ट्र, कहने क्या होता है। देखो ऐसा है, नेपाल में पार्लियामेंट है, अनुमोदन किया है, संविधान में लिखा है। ऋषि आप पूरे संविधान में लिख दो कि ये गुलाब नहीं है, ये गेंदा है। ये गुलाब नहीं है, ये कमल है। ये गुलाब नहीं, धतूरा है। धतूरा पहचानते हैं आप? जानते हैं। हाँ, तो ये धतूरा है तो भी गुलाब की सुगंध तो वैसे आएगी ना जो गुलाब की आती है। अरे गुलाब का कोई भी नाम ले लो, उसकी सुगंध तो वैसे ही आएगी जो गुलाब की। अरे भाई सुनो भाई, गुलाब, अरे भाई सुनो मेरी यार, पूरे, अरे भाई वो सब संगीता छोड़ो, पहली बात होगी। अब तुम नाम पर ही समझ लो ना। मैं कह रहा हूँ कि गुलाब का तुम कुछ भी नाम रखो, उसने तो सुगंध देनी है। तो वहाँ की जो इतनी प्राचीन संस्कृति है, जो आज भी जीवित है, आज भी गरीब से गरीब आदमी भी उसको जी रहा है और आगे शान से जी रहा है। तो भैया उस संस्कृति को तुम कहो कि नहीं, तुम सेक्युलर कह दो, तुम फेक्युलर कह दो, तुम डेकुलर कह दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है? उसके कोई फर्क पड़ेगा क्या वहाँ के लोग यहाँ, अरे भाई वहाँ के लोग अरे भाई वहाँ के लोग पशुपतिनाथ के साथ क्या बद्रीनाथ नहीं आएंगे क्या? क्या यहाँ के लोग बद्रीनाथ से पशुपतिनाथ नहीं जाएंगे क्या? जो लिखिया है ना संविधान में, तो मूल मुद्दा नहीं सेकुलर राष्ट्र बनाया है। ओ भाई देखो, गणतंत्र संहिता, देखो भाई, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एकरूपता है भगत सिंह जी। मैं कह रहा हूँ, आपने सेक्युलर लिखा नहीं लिखा आपका काम है। हिंदुस्तान का काम नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र बने, आप सेक्युलर बने। सुनो मेरी बात, आप समाजवादी बने, आप साम्यवादी बने, ये आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। हम तो ये जानते हैं कि जो वहाँ की जनता है, वो जनता जो है वो है, और उसको कोई कहेगी साहब नहीं हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं। अब हम ऋषि का नाम लेकर के कोई उसका कोई दूसरा वहाँ ऐसा नाम रख दें कि कोई वो गुरु घंटाल नाम रख दें, तो ये थोड़ी हो जाएगा कोई। तो लोग तो ऋषि बोलेंगे। थैंक यू सो मच भगत सिंह, थैंक यू सो मच।